गुड मॉर्निंग टू यू वंस अगेन। तो आपको याद है कल हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स किए थे एरिया मतलब फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर। सो अगर मैं एक क्विक रिकैप करूं कल के सेशन का, तो हमने कल क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा, जो बेसिक बात थी वो ये थी कि एक्स और वाई एक्सिस में हमारे पास कोई भी वेरिएबल हो सकता है फिजिक्स में। दे कैन बी एनी डिफरेंट वेरिएबल अदर देन डिस्टेंसेस। तो depending upon what type of curve we are having, we may be having a linear, we may be having a non-linear curve. तो बेसिकली कभी अगर हमें जरूरत पड़े एरिया अंडर द कर्व निकालने की, if somebody asks us to find out the area under the curve, तो एरिया अंडर द कर्व जो है वो हम निकालेंगे with the help of integration. So how would we find out area under the curve? We will find out the area under the curve from integration, right? If you recollect इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हम एक्चुअली कौन सा इंटीग्रेशन करते हैं याद करो। बेसिक हमने बात की थी दो टाइप ऑफ इंटीग्रेशन की। कौन सा इंटीग्रेशन करते हैं हम यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं। व्हेन आई से डेफिनेट इंटीग्रेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? वी आर हैविंग दिस सिंबल बट वी विल हैव सम और द अदर लिमिट्स दैट इज पुट ऑन द लोअर एंड एंड द अपर एंड ऑफ दिस इंटीग्रल। सो मान लो ये एफ एक्स डी एक्स है, तो ये जो पूरा चीज हम करते हैं, दिस विल गिव अस द एरिया ऑफ द कर्व विथ विच एक्सिस? विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, एरिया ऑफ दिस कर्व विथ एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम विच टू वैल्यूज ऑफ, बिटवीन विच टू वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी, इनके बीच में हम ये एरिया निकालते हैं। सो अगर किसी को इंटीग्रेशन करना आता है और जितना फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है, तो अगर वो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेगा और फिर लिमिट्स डाल देगा, तो उसको एरिया अंडर द कर्व की वैल्यू मिल जाएगी। कल हमने एक बात ये पढ़ी थी कि जो एरिया अंडर द कर्व है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व जो है ये बेसिकली इट कैन बी फाउंड बाय टू मेथड। वन इज मेंसुरेशन एंड द अदर इज इंटीग्रेशन। तो मैंने कल आपको बताया था कि सबसे पावरफुल मेथड कौन सा है टू फाइंड आउट एरिया अंडर द कर्व? इट इज इंटीग्रेशन। व्हाई इंटीग्रेशन इज द मोस्ट पावरफुल मेथड? इंटीग्रेशन इज द मोस्ट पावरफुल मेथड because anyone? Because it will give us the area for non-linear curves as well. For non-linear curves as well. मेंसुरेशन के जो फॉर्मूला होते हैं वो बेसिकली लिमिटेड यूज के होते हैं, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ उन फिगर्स का फॉर्मूला देते हैं जो लीनियर हैं। ठीक है, जो लीनियर हैं। यस मकरंद, बोलो क्या क्वेश्चन है? यू हैव रेज्ड योर हैंड। सर आई एम लिसनिंग। मिस्टेक सर बाय मिस्टेक। सॉरी, बाय मिस्टेक। ओके, ठीक है। यस सर। ओके, चलो। सो दिस इज व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास, और इसी के ऊपर इसके यूज करके हमने कुछ पर्टिकुलर फिगर्स के एरिया अंडर द कर्व निकाले थे, इफ यू रिकलेक्ट, राइट? तो लेट्स स्टार्ट, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। सपोज मैंने आपको एक कर्व दिया, y is equal to sin x, and suppose if I ask you to find out the area of this curve from x is equal to 0 to x is equal to pi by 2, इस एरिया का, इस कर्व का एरिया चाहिए। अब याद करो, मैंने आपको y इक्वल टू साइन एक्स का कर्व के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। दिस इज y एंड दिस इज x। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये जो कर्व है, ये कर्व कैसा होता है? यू नो इट। इसे हम लोग साइनोसॉइडल या साइन कर्व बोलते हैं। इट गोज समथिंग लाइक दिस, यू रिमेंबर। ये x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू पाई बाई 2 है,
ये x इज इक्वल टू पाई है, ये x इज इक्वल टू 2 पाई है। हमने इसका सिमेट्री विमेट्री के बारे में, वैल्यूज के बारे में बहुत कुछ चर्चा की थी, आपको याद है? रिमेंबर? सो हमें निकालना है व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज द एरिया of this curve with the x-axis between x equal to 0 and x equal to pi by 2. Means we are interested in finding out this particular area. x equal to 0 से x equal to pi by 2, इसके बीच का एरिया मुझे निकालना है। क्या कोई बता सकता है? एवरीवन, आप ये कर सकते हो, ट्राई इट आउट। 1 मिनट, आज पूरा वर्कआउट सेशन है, हम प्रैक्टिस ही करेंगे। और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आपके अगर कोई फ्रेंड्स हैं तो उनको बोल देना, कल के जो सेशंस होंगे, कल के सेशन से, मतलब कल सैटरडे है तो कल के सेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवीजन, एंड आई विल स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ वेक्टर्स। वो सेशन सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, जिन लोगों ने अटेंड किया है उनके लिए भी, बिकॉज न्यू एग्जाम्पल्स हम करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस ही होगी, ठीक है? और वो पहले हम वेक्टर्स को अच्छे से करेंगे, बिकॉज वो जब हम अच्छे से कर लें तो हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और हमें कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, एंड वी विल बी एबल टू, यू नो, वी विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड वेरी इजीली, ठीक है? बहुत से बच्चों ने मुझे बोला है कि वेक्टर्स को फिर से एक बार रीटीच सेशन में लो, तो उसको हम लोग रेगुलर क्लासेस में ही कवर करेंगे एज अ पार्ट ऑफ आवर रेगुलर वर्किंग ओनली, सो दैट वी कैन डू इट, ठीक है? चलो, लेट्स डू इट। तो मुझे इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा। एरिया अंडर द कर्व, तो याद करो मैंने आपको क्या सिखाया था। एरिया अंडर द कर्व निकालने का तरीका होता है, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला था याद करो, राइट? अच्छा, मुझे एरिया अंडर द कर्व विथ विच एक्सिस चाहिए? आई हैव आस्क्ड यू टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द साइन कर्व। ये साइन कर्व है, इट इज एरिया, वी आर आस्क्ड टू फाइंड एरिया अंडर द साइन कर्व विथ एक्स एक्सिस। एकदम बेसिक से चलो, कोई खास बात नहीं, आपको आ जाएगा। जिस एक्सिस के साथ हमें एरिया निकालना है, क्या उस वेरिएबल को क्या डी के बाद लिखेंगे, मतलब ये dx हो जाएगा, ठीक है? क्या क्लैरिटी है ये? अगर यहाँ पे x आया है तो यहाँ पे y आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो मुझे इसके डेफिनेट एरिया अंडर द कर्व इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब इसके पूंछ पे और इसके सर पे हमें कुछ लिमिट्स डालनी पड़ेगी। पूंछ पे क्या लिमिट है? पूंछ पे लिमिट है x इज इक्वल टू 0, तो वो हमने डाल दिया। और सर पे कौन सा लिमिट डालेंगे? सर पे लिमिट डालेंगे x इज इक्वल टू पाई बाई 2। क्या आपको दिख रहा है ये? तो ये 0 से लेके पाई बाई 2 तक आ जाएगी। सो दिस विल गिव अस द एरिया अंडर द कर्व। अब इस इंटीग्रेशन को करने के लिए हमें क्या जरूरी है? ये 0 है, ये पाई बाई 2 है। y, ध्यान से सुनना, अगर ये इंटीग्रेशन हमें परफॉर्म करना है, इफ यू हैव टू परफॉर्म दिस इंटीग्रेशन, देन वी हैव टू एक्सप्रेस y in terms of what? In terms of x. Are we understanding it? तो if we express y in terms of x, तो y की वैल्यू x के टर्म में क्या है? sin x। तो y की जगह पे क्या sin x लिखेंगे? तो we will get sin x dx integration from 0 to pi by 2। ध्यान से देखना, ठीक है? जो लोग आज नए आए हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपकी रीटीच सेशन स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट क्लास से ही। हम वेक्टर शुरू करेंगे, विच इज अ न्यू चैप्टर, एंड आई विल टीच राइट फ्रॉम स्क्रैच, सो डोंट वरी। ये जो भी वीडियोस है, आज हम इंटीग्रेशन के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स देख लेंगे, और फिर ये रीटीच सेशंस में भी एक बार कवर करेंगे, तो आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है? सो डोंट वरी। तो ये आ गया, इसकी जो वैल्यू आ गई, ये आ गई इक्वल टू है ये 0 टू पाई बाई 2 sin x dx। अच्छा, sin x dx का इंटीग्रेशन क्या आता है बोलो? sin x dx का इंटीग्रेशन sin x dx क्या आएगा? इट इज माइनस cos x। यस और नो? तो माइनस cos x, और लिमिट क्या आ जाएगा? 0 से लेके पाई बाई 2। मैंने आपको बताया लिमिट का मतलब क्या होता है, तो आप इसे माइनस ऑफ cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस cos ऑफ 0, ठीक है? तो माइनस ऑफ माइनस cos पाई बाई 2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी ये वैल्यू बोलो? दिस विल बी माइनस cos पाई बाई 2 इज 0, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, cos 0 इज 1। तो आपकी वैल्यू कितनी आई?
1 यूनिट स्क्वायर, जो भी इसकी यूनिट होगी। क्या मेरी बात समझ में आई है? सो दिस इज व्हाट यू विल गेट, ठीक है, जो भी यूनिट रहेगी उसकी यूनिट स्क्वायर। सो दिस विल गिव यू द एरिया अंडर द साइन कर्व फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू π/2, ठीक है। अच्छा, तो क्या आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट द एरिया फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू पाई, पीपल कैन आस्क यू दैट। तो चेंज क्या होगा? अगर मैं आपको x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू पाई पूछने की एरिया पूछता, तो चेंज क्या होता? ये सिंबल वही रहता, ये साइन एक्स डी एक्स ही आता, सिर्फ लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाते, 0 से लेके पाई तक। क्या मेरी बात समझ में आई है सबको? क्या सिंपल है? क्या सिर्फ लिमिट्स चेंज होते? एवरीवन, एवरीवन, ठीक है, घबराना नहीं, बिल्कुल बहुत आसान है, एकदम घबराओ मत। क्या क्लैरिटी है? ये पक्का 100%? नहीं नहीं गाइज, देयर वाज वन क्वेश्चन, क्या आज रीटीच सेशन है? नहीं, आज रीटीच सेशन नहीं है, राइट। एज आई टोल्ड यू कि वी विल गो अहेड विथ रेगुलर कवरेज इन द रेगुलर क्लासेस, और आप सबको वो अटेंड करना है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको भी करना है, और जो लोग नए हैं उनको भी करना है। तो हम अपने रेगुलर सेशन में ही अब वो सब चीज़ों को कवर करेंगे, बट नए नए एग्जाम्पल्स लेंगे, चिंता मत कीजिए। तो आपको जो लोग फिर से ज्वाइन करेंगे उनको बहुत सारे अलग एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे, इनफैक्ट सभी एग्जाम्पल्स अलग मिलेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। याद रखना, बिना कैलकुलस के और वेक्टर्स के हम काइनेमेटिक्स में नहीं जा सकते हैं। और वंस एंड फॉर ऑल आई वांट टू कवर दिस अप। सो आप, बहुत से लोगों को मुझे कल ये आया था, बिकॉज कल के डिस्कशन सेशन में वेक्टर्स के क्वेश्चंस के बाद मुझे बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि वेक्टर्स फिर से लीजिए, बिकॉज वी आर नॉट फीलिंग दैट 100% कॉन्फिडेंट ऑन इट। सो आई एम टेकिंग दैट बिकॉज यू नीड सम प्रैक्टिस ऑन इट, तो और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे सो दैट यू ऑल आर ऑन द कर्व, ठीक है, तो घबराइएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो चलो, ये एक एक ग्राफ का हमने एरिया निकाला, तो एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड गिव्स अस कि वो कैसे हम इसको एम्प्लॉय कर सकते हैं, कैसे एरिया अंडर द कर्व इज इंटीग्रेशन, उसका फिजिकल मीनिंग है ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा ना समझते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन आया, एरिया अंडर द कर्व इज इंटीग्रेशन, ये आया कैसे, हाउ हाउ वी गेट दिस, इसका थोड़ा सा डेरिवेशन को समझते हैं, देन इट विल गिव अस सम गुड फ्रेश आउटलुक कि कोई भी जनरल फिजिक्स के प्रॉब्लम या जनरल प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रेशन की मदद से। आइए थोड़ा सोचते हैं इसको। देखिए, मान लीजिए मैंने आपको एक ग्राफ दिया, समथिंग लाइक दिस, एंड सपोज दिस ग्राफ इज y इज इक्वल टू fx, कुछ भी ग्राफ है, एंड सपोज इफ आई आस्क यू टू फाइंड आउट द एरिया of this graph with x axis from some value of x a to some value of x which is b, ध्यान से समझिएगा, some value of x to some value of x which is b। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये जोन को अगर हम क्लियर देखें अच्छे से, तो हमें दिख रहा है कि ये जो है ये एक कर्व है, तो कर्व का तो हमें एरिया निकालना नहीं आता, तो इस चीज को करते कैसे हैं? तो इसका एरिया निकालने के लिए फिजिक्स वालों ने मैथमेटिक्स वालों को बोला, फिजिक्स के जो फिजिसिस्ट थे उन्होंने मैथमेटिशियन को बोला कि आप इसका कुछ हमें हमें कुछ उपाय बताइए, क्योंकि वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया बिकॉज इट विल कन्वे अस सम फिजिकल एस्पेक्ट, सम अदर फिजिकल मीनिंग, बट हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम इसको कैसे करें। तो मैथमेटिशियंस ने इनको एक सजेस्ट किया, एंड दैट इज द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन को मैथमेटिशियंस लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट किया, इसे समझिए। इंटीग्रेशन को मैथमेटिशियंस लोगों ने बोला, पहले जोड़ो, सॉरी, पहले तोड़ो फिर जोड़ो। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। पहले तोड़ो फिर जोड़ो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? देखो, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है रेड कलर से, इसका एरिया निकालना है, मतलब इस ग्राफ के अंदर इस रीजन का एरिया निकालना है। तो मैथमेटिशियंस लोगों ने बोला कि आप एक काम करो, आप इसके, ये जिसका एरिया भी निकालना है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो, बहुत छोटे छोटे टुकड़े, और सभी टुकड़ों का एरिया निकाल लो, और फिर उन एरिया को जोड़ दो, तो आपको यू नो उसका एरिया मिल जाएगा। और वही प्रोसेस को मैथमेटिशियंस लोगों ने नाम दिया इंटीग्रेशन।
मतलब हम इस पूरे बड़े से एरिया को बहुत छोटे छोटे एरियाज में तोड़ेंगे और फिर उन सभी छोटे छोटे एरियाज को हम क्या करेंगे, सम कर देंगे, देन वी विल गेट द टोटल एरिया, जो कि लॉजिकल है, आपको भी समझ में आएगा। बट फायदा क्या होता है इनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने का और फिर जोड़ने का? व्हाई दैट विल हेल्प अस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम क्या करेंगे, समझिएगा ध्यान से। हम ओरिजिन से x डिस्टेंस पे जाके एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं विच इज कटिंग माई ग्राफ y इक्वल टू fx, और दूसरा एक लाइन हम ले रहे हैं which is at a distance of x plus dx. When I am saying it is a distance of x plus dx, that means it is pretty close to distance x. इसके बहुत करीब है, दिखा रहा हूं मैं थोड़ा सा दूर, बट है ये बहुत करीब, यस और नो? तो ये जो एक छोटा सा आपको ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ को मैं थोड़ा जूम करके अच्छे से दिखा रहा हूं आपको, ठीक है? आई एम जूमिंग इट आउट। तो जब मैं इसे जूम करूंगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा, देखो। ओरिजिन से यहां तक का दूरी है x, और ओरिजिन से यहां तक का दूरी है x प्लस डी एक्स, यस और नो? क्या आपको बात समझ में आई है? एंड वी नीड टू फाइंड आउट दिस एरिया। ये मैंने बड़ा करके दिखाया है ये बहुत छोटा एरिया जिसको मैंने बड़ा करके आपको समझने के लिए आपको दिखाया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस एवरीवन? क्या मेरी बात समझ में आई है? ये बड़ा करके मैंने जूम आउट करके दिखाया है ताकि आपको बड़ा दिखे, है ये बहुत छोटा, ठीक है ये बहुत छोटा, प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है? मुझे इसका एरिया निकालना है। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया मैं कैसे निकालूं, ध्यान से देखो। देखो, इस एंड से ये x एक्सिस है, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस। ये y एक्सिस को मैं यहीं पे, यू नो, यहीं पे दिखा रहा हूं। तो इस x के कॉरेस्पॉन्डिंग ये जूम आउट जो मैंने लिखा है इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, अभी मुझे नहीं चाहिए, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये जूम आउट कर रहा हूं मैं, ठीक है? ध्यान से देखो। तो x दूरी पे मैंने ये जो लाइन खींचा है रेड कलर का, इसको, तो ये लाइन x दूरी पे है फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट इज कटिंग माय ग्राफ, एक्चुअल ग्राफ। तो ये कहां पे कट करेगा मेरे ग्राफ को? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y एट विच दिस line, this vertical line which I am representing by this arrow, this will cut the graph. इसकी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या यहाँ पे y की वैल्यू जो होगी, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ y, सपोज y इज इक्वल टू fx है, बट x के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू y आई, और x प्लस dx के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी? दिस विल बी y प्लस dy। क्या आपको ये बात समझ में आई है? x के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो आएगी y, और x प्लस dx के कॉरेस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी y प्लस dy। क्या ये बात समझ में आई है सबको? ध्यान से देखो, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से, ठीक है ना? ये y और ये y प्लस dy, इसको समझो। तो बेसिकली अब अगर मैं इसका एरिया निकालने के लिए जाऊं, किसका? इस रीजन का, ठीक है? ध्यान से देखना, ये y है और ये y प्लस dy है, तो इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का गैप कितना हुआ? इनके बीच का गैप है बहुत छोटा, विच इज dy, ठीक है? बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्मॉल, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वैल्यू y और ये वैल्यू y प्लस dy दे आर ऑलमोस्ट सेम, बिकॉज इनके बीच की जो दूरी है ये नेग्लिजिबल है, यस और नो? तो ये अगर अप्रोक्सीमेशन लगाया जाए तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ये एक्स एक्सिस है, ये थिकनेस dx है, समझना, और ये वाली लेंथ जो है ये y है। बिकॉज हमने बोला कि y एंड y प्लस dy दे आर ऑलमोस्ट सेम, तो y के साथ अगर y प्लस dy जोड़ूं, dy इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब y अगर 5 है तो dy इज लाइक 0.00000, बहुत बार जीरो लिखेंगे और लास्ट में 1 लिखेंगे, समथिंग लाइक दैट, इट्स वेरी वेरी स्मॉल। तो ये जो ग्राफ है, एक्चुअल ग्राफ जो आपको ऐसा दिख रहा है,
जूम आउट करने के बाद क्या इस ग्राफ को हम इस ग्राफ में बदल सकते हैं? अगर हम इस ग्राफ को इस ग्राफ में बदल सकते हैं, बिकॉज देखो y और y प्लस dy के बीच में कोई गैप नहीं है, डिफरेंस बहुत ही कम है, तो y और y प्लस dy को हम ऑलमोस्ट सेम मान रहे हैं. दिस इज व्हाट इज द अप्रोक्सीमेशन टेक्निक दैट वी आर यूजिंग. तो अगर हम इस ग्राफ को जो लेफ्ट हैंड साइड में है, रेड कलर में है, राइट हैंड साइड में सॉरी, उसको अगर लेफ्ट हैंड साइड के ग्राफ से रिप्लेस कर रहे हैं, अभी इस छोटे से ग्राफ का एरिया कितना हो जाएगा? क्या इसका एरिया, उसे हम लोग लिखेंगे dA स्मॉल एरिया, will it be equal to y dx? Will it be equal to y dx? Everyone please. क्या ये एक रेक्टेंगल बन जा रहा है? और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. यार कॉमन सेंसिकल है, चिंता मत करो, समझ में आ जाएगा. इज इट कॉमन सेंसिकल? क्या dA की वैल्यू y into dx आएगी? व्हाट इज y? y is the length and dx is the breadth. तो it is a rectangle, so it will be y into dx. This is the small area dA. Therefore टोटल एरिया कैसे निकालेंगे? टोटल एरिया ऐसे बहुत सारे एरियाज को जोड़ेंगे, छोटे छोटे एरियाज को हम जोड़ेंगे. तो जैसे कि मान लो एक एरिया हो गया dA1, उसके साथ फिर dA2, फिर उसके साथ dA3, ऐसे जोड़ते रहेंगे सारे एरियाज को. तो जब सब जोड़ लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एरिया टोटल मिल जाएगा. अब मैथमेटिशियन लोगों ने बोला कि ये जो हम बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज जोड़ रहे हैं, इसको आप क्या करो, वो स्नेक सिंबल के अंदर dA को रख दो. So this will give us total area, which is area total, and which is integration of y dx. और इस स्नेक के पूंछ पे और सर पे कुछ वैल्यूज रख दो a एंड b. तो जो a है इसको हम लोग बोलेंगे लोअर लिमिट, और जो b है इसको हम लोग बोलेंगे अपर लिमिट. So this will give us the area total, which will be integration from a to b y dx. क्या मेरी बात समझ में आई? इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b y dx. So this is the physical meaning of integration, जो मैंने आपको पहले स्टेट किया था और अभी मैं उसका प्रूफ बता रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि क्या हो रहा है क्या नहीं. कोई भी ग्राफ हो, हम उसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे. तो जब हम उसे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे ना, तो ये y की वैल्यू और ये y प्लस dy की वैल्यू, इन दोनों को हम ऑलमोस्ट सेम मानेंगे लेंथ वाइज. ठीक है? तो y प्लस dy एंड y बोथ आर सेम बिकॉज dy के सामने y इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल. तो इसीलिए हम यहाँ पे y dx करेंगे, that will give us the area. तो ये बेसिकली फिजिसिस्ट लोगों ने बोला कि it is something like this. It is something like this. बट इसको मैथमेटिशियन ने बोला कि ऐसा बार बार कितना जोड़ते रहोगे, हम तुम्हें एक नया सिंबल दे रहे हैं, स्नेक सिंबल. इस स्नेक सिंबल को यूज करो, विच इज नथिंग बट इंटीग्रेशन. और इंटीग्रेशन करना मैंने आपको सिखाया है, तो आप डायरेक्टली वेरी वैल्यूज ऑफ एरियाज आप निकाल सकते हैं. क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? चलेगा? बहुत बढ़िया. अब सुनो, देखो इसके एप्लीकेशन कुछ देखेंगे ताकि अपने को समझ में आए कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट था, अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे. जस्ट अ मोमेंट. यस आयुष बोलो. Sir, then dx is also almost negligible, na? But we are multiplying y with dx. So we can consider dx also negligible. सुनो, dx को नेग्लिजिबल मान के अगर तुम जीरो कर देगे तो तुम एरिया को जीरो ही कर दे रहे हो ना, फिर तो तुम एरिया ही नहीं निकाल पाओगे, राइट? तुमने किसको, सुनो इधर, इट्स अ गुड क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड. तुमने किसको नेग्लेक्ट किया और किसके रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट किया है? तुमने dy को नेग्लेक्ट किया है और y के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट किया. तुम अभी बोलोगे कि सर मैं y नहीं लेके y प्लस dy लूंगा. ले लो. y प्लस dy को जब तुम dx से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये आ जाएगा y dx प्लस dx dy. आयुष समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. खुद स्मॉल है और dy भी बहुत स्मॉल है, तो दो स्मॉल, बहुत स्मॉल नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या ऑलमोस्ट जीरो आ जाएगा. तो क्या y Yes. सामने तुमको dx dy को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा. क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन अभी Yes, ऐसा sir. नहीं बोल सकते कि सर dx भी छोटा है तो dx को नेग्लेक्ट कर दो. नहीं, हमने जो एरिया निकाला है, यहाँ पे देखो फिगर का, हमने जो एरिया निकाला है इस फिगर का, इस फिगर का एरिया में मेरा बेस का लेंथ ही dx है. अगर मैं उसे जीरो कर दूं तो हम सन्नाटे में पहुंच जाएंगे, राइट? बिकॉज हमें जीरो मिलेगा फिर dA, और dA का इंटीग्रेशन, जीरो का इंटीग्रेशन करोगे तो जीरो मिलेगा, फिर हमें एरिया नहीं मिल सकता है. क्या बात समझ में आई है? Yes, sir. गुड 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 गुड. चलो अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, हम इसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, आपको समझ में आएगी. ध्यान सुनना. देखो ये देखो, सपोज मैं आपको बोलता हूं कि
हमने कल पेरीमीटर का फॉर्मूला देखा था। अभी मैं आपको सर्कल का एरिया का फॉर्मूला, आप सबको पता है सर्कल का एरिया का फॉर्मूला, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यू रिमेंबर? अगर रेडियस आर है तो एरिया का फॉर्मूला होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। What is my ask from you is that you try to prove this value by using integration. थोड़ा प्रैक्टिस होगा, थोड़ा प्रैक्टिस होगा, ट्राई करो। ट्राई करो एवरीवन, आपको एरिया का फॉर्मूला निकालना है, ट्राई करना एक बार, 1 मिनट ट्राई करो एंड देन वी विल गो अहेड विद इट। थोड़ा सा लॉजिक समझेंगे कैसे अप्लाई कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, ऑल दैट। ओके, लेट्स सी, ध्यान सुनो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे एरियाज जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो एरियाज, बहुत छोटे छोटे एरियाज निकालेंगे और फिर उन्हें जोड़ के इस सर्कल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, अभी सवाल है कि हम छोटे छोटे जो एरियाज निकालेंगे किस टाइप का हम लोग एलिमेंट लेंगे ताकि हम उनको जोड़ेंगे तो हमें एरियाज मिल जाए, टोटल एरिया मिल जाए। सो ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा, मैं एक छोटा सा ऐसा एक रिंग लूंगा, इसके बाहर एक और रिंग लूंगा, इसके बाहर एक और रिंग लूंगा, इसके बाहर एक और रिंग लूंगा, एंड लाइक दैट मैं अगर बहुत सारे रिंग का एरियाज जोड़ दूं, क्या मुझे ये सर्कुलर डिस्क का एरिया मिल जाएगा। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, इसीलिए मैंने बोला जब मैंने डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो ध्यान देना। मैं ऐसे अगर बहुत छोटे छोटे रिंग्स लूं और उन रिंग्स के एरिया, एक रिंग के ऊपर दूसरा रिंग, दूसरे रिंग के ऊपर तीसरा रिंग, चौथा रिंग, पांचवा रिंग, ऐसे अगर मैंने 1 करोड़ रिंग्स जोड़ दिए तो हो सकता है कि मेरे को ये रेडियस आर का एक सर्कल मिल जाए जिसका एरिया मुझे निकालना है। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? ध्यान सुनो, छोटे छोटे एलिमेंट्स हमने लिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा एलिमेंट लिया था, x पे जाके एक स्ट्रेट लाइन लिया था, फिर x प्लस dx पे जाके एक स्ट्रेट लाइन लिया था, दिस इज माय स्मॉल एलिमेंट, ये मेरा एलिमेंट है। वैसे सर्कल का एरिया निकालने के लिए मैंने एलिमेंट क्या लिया है, मैंने एलिमेंट लिया है ऐसे सर्कुलर छोटे छोटे रिंग्स। क्या मेरी बात समझ में आई है? ध्यान से सुनना, अब देखो ध्यान से, इसको कैसे करते हो, हम सेंटर से x दूरी पे जाके एक सर्कल लेंगे और दूसरा एक सर्कल लेंगे सर्कल सेंटर से x प्लस dx दूरी पे जाके, और इसके अंदर का जो रीजन है इसका एरिया निकाल लेंगे। अगर हमने इसका एरिया निकाल लिया, ये हमारा छोटा सा एलिमेंट है जिसका जो एरिया होगा वो भी छोटा सा एरिया होगा, विच इज डीए। अगर हमने डीए निकाल लिया, फिर इसका अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस विच वी हैव लर्न, इसका बहुत सारे छोटे छोटे रिंग्स DA1 DA2 DA3 DA4 जोड़ेंगे अकॉर्डिंग टू फिजिसिस्ट। लेकिन मैथमेटिशियन बोलेगा कि तो ये हर बार जोड़ने की जगह पे स्नेक लगा दो। क्या स्नेक लगा के फिर सॉल्व कर सकते हैं उसे? तो इसका मतलब हमारा पूरा टारगेट है कि हम इस छोटा सा जो x डिस्टेंस पे x रेडियस का एक सर्कल लिया है और x प्लस dx रेडियस का दूसरा सर्कल लिया है, इन दोनों सर्कल के बीच का जो रीजन है उसका एरिया निकाल सके अगर, तो बात बन जाए। अभी उसका एरिया हम कैसे निकालें? उसका एरिया निकालने का 2 तरीका है, एक है हमारा कन्वेंशनल मेंसुरेशन अप्रोच,
with the concept of approximation that I have taught you, plus एक पहला मेथड वो है। दूसरा मेथड क्या होगा? दूसरा मेथड होगा कि आप इस जो छोटा सा रिंग है इसको कुछ अलग तरीके से देखने की कोशिश करो। लेट्स गो बाय बोथ द मेथड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस स्मॉल रिंग। पहला मेथड में हम क्या करेंगे? पहला मेथड में हम मेंसुरेशन का अप्रोच लेंगे विथ अप्रोक्सीमेशन। ये लिखना जरूरी है ताकि आप जब इसे रेफर करोगे आपको समझ में आएगी सब चीजें, ठीक है? मेंसुरेशन अप्रोच प्लस अप्रोक्सीमेशन, सुनना ध्यान से। मेंसुरेशन अप्रोच प्लस अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या? याद है तुमने मेंसुरेशन में पढ़ा हुआ है एरिया ऑफ द एन्युलर रिंग। तुमने बचपन में पढ़ा हुआ है कि मान लो एक रेडियस है 2 सेंटीमीटर का, दूसरा रेडियस है 3 सेंटीमीटर का, बताओ इनके बीच में जो रीजन है इसके क्या एरिया है? कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग, कॉस्ट ऑफ पुटिंग ग्रास और कारपेटिंग दिस पर्टिकुलर एरिया। ऐसे सवाल किए हैं तुमने? क्या करते थे रीजन, एनुलर रीजन का एरिया निकालने के लिए पाई इंटू 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर करते थे। यस और नो? याद आ रहा है? मेंसुरेशन सिंपल 2D है या 3D भी नहीं है। यस, यू रिमेंबर इट? अब सुनो ध्यान से, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें अप्रोक्सीमेशन भी करना पड़ेगा। लेट्स सी दिस वेरी क्लोजली। तो अगर मुझे एरिया ऑफ द रिंग चाहिए तो एरिया ऑफ द रिंग होगा क्या? ये हो जाएगा एरिया आउटर माइनस एरिया इनर। याद आ रहा है? ऐसी चीजें हुई थी। एरिया आउटर क्या हो जाएगा? क्या ये हो जाएगा पाई इंटू एक्स प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस एरिया इनर विच विल बी पाई इंटू एक्स का होल स्क्वायर। यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आई है? अब सुन, अब याद कर, इस चीज को तू क्या कर सकता है? एक्स प्लस डी एक्स होल स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x dx माइनस पाई एक्स स्क्वायर। याद कर, मैंने तेरे को सिखाया था कि अगर कोई क्वांटिटी dx है, dx मतलब इट इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। अगर बहुत स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर कर दूं देन इट इज उस स्मॉल से भी और स्मॉल, और स्मॉल मींस इट इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो। हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बताया था मैंने, हायर पावर्स ऑफ dx को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। बोल, याद आ रहा है? तो क्या मैं dx स्क्वायर को डायरेक्टली जीरो मान लूं विच इज इक्वल टू पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई एक्स dx। अब बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे dx इंटू एक्स को क्यों नेग्लेक्ट नहीं किया? dx इंटू एक्स को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि मैंने बोला है dx के हायर पावर्स को नेग्लेक्ट करना है, मतलब 1 छोड़ के बाकी के हायर पावर्स को। 1 पावर को नेग्लेक्ट मत कीजिएगा अगर मल्टीप्लीकेशन की बात आ रही है। अगर एडिशन है, जैसे कि सपोज आपको x प्लस डी एक्स, एक्स के सामने dx को जोड़ोगे तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू x, आप बोल सकते हो। लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो x इंटू dx तो dx को जीरो अगर मान लोगे तो वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो ये आपको यहाँ पे एक कंफ्यूजन वाला माहौल होगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो कभी भी मल्टीप्लीकेशन जब हो रहा है ना उस टाइम पे, और हायर पावर नहीं है, सिंपल dx का सिंगल पावर 1 है, तो उस केस में आप उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो पाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई एक्स dx माइनस पाई एक्स स्क्वायर आया। क्या बात समझ में आई है? क्या पाई एक्स स्क्वायर कट गया, इसका मतलब जो एरिया आएगा क्या वो 2 पाई एक्स dx आएगा। क्या मेरी बात समझ आई? तो जो एरिया ऑफ द रिंग आया वो कितना आया? बोल, 2 पाई एक्स dx। क्या ये एरिया ऑफ द स्मॉल रिंग dA है? तो क्या मैं बोल सकता हूँ dA जो है ये है 2 पाई एक्स dx। इसका मतलब एरिया टोटल अगर निकालना है, क्या मुझे dA का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, स्नेक लगाना पड़ेगा। यहाँ पे स्नेक लगाएंगे 2 पाई एक्स dx, और x की वैल्यू बोल कहां से कहां तक वेरी करेंगे, लिमिट्स बोल। देखो मैं कितने लोगों का बुद्धि चल रहा है, x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रहा हूं, बोलो। देखो कितने लोगों की अकल चल रही है। 0 to r, वेरी गुड, मजा आ गया भाई। 0 to r, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या इसे सॉल्व करोगे तो तुमको दिख रहा है कि पाई एक्स स्क्वायर एरिया, पाई आर स्क्वायर एरिया आते हुए, देखो ध्यान से, पाई आर स्क्वायर एरिया आ रहा है क्या? यस और नो? वेरी गुड। ऐसे निकाला जाता है एरिया ऑफ द सर्कल। आपको डायरेक्टली फॉर्मूला रटाया गया था, बट दिस इज द वे इन विच यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सर्कल। बोलो हाँ या ना? क्या बात समझ आई है? क्या बात समझ में आई है? अच्छा, इसको देखने का एक और नॉवल तरीका है, इनोवेटिव तरीका है कि आप ऐसा करो कि आप ये जो रिंग है, अच्छा ये सबको समझ में आ गया ना? दूसरा तरीका बता रहा हूँ। ये जो रिंग है इसको आप ना इस रिंग के ऊपर कैंची चला दो। इस रिंग के ऊपर कैंची चलाओगे तो, और इस कैंची चलाने के बाद यहाँ पे जो कट जाएगा इसको ऐसा फैला लो। जब इस रिंग को आप फैला लोगे तो क्या आपको लगता है कि ये जो रिंग है
ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा ऐसे, जिसकी लंबाई है 2 पाई x और जिसकी थिकनेस है dx। सोच के बोलना, बहुत अच्छी बात बताई है मैंने। क्या इसको तुम एक रेक्टेंगल की तरह इसको अगर इसको काट के अगर इसे फैला दोगे, क्या ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा जिसका लेंथ है dx, सॉरी लेंथ है 2 पाई x और जिसका विड्थ है dx। तो इस रेक्टेंगल का एरिया विच इज dA, क्या वो हो जाएगा 2 पाई x dx? क्या बात समझ आई है? तो देयरफॉर एरिया टोटल जो होगा, क्या वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dA विच इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई x dx। क्या आप इसे सॉल्व करके यही फॉर्मूला ले आओगे, यही आंसर ले आओगे जो आपने यहाँ लाया था? क्या मेरी बात समझ में आई? एवरीबडी, क्या थोड़ी सी फील आई? क्या अच्छा लगा? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? गुड। इसको करने का ध्यान सुनना, हम आज वही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे कैसे हम चीजों को इंटीग्रेशन के अप्रोच से देख सके, राइट? तो हम वही सब चीजें करेंगे, सो चिंता मत करना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको देखने का एक और नजरिया है, आओ देखो। ठीक है, इसको देखने का एक और नजरिया है। क्या नजरिया है? सुनो। तुम क्या करो, थीटा एंगल पे जाके एक डी थीटा एंगल का स्ट्रिप निकालो, छोटा सा डी थीटा एंगल का। और ये जो रीजन है जिसको मैंने हाईलाइट किया है रेड कलर से, ये रीजन का एरिया निकालना है। अभी ध्यान से देख, जब मैंने थीटा पे जाके डी थीटा लिया है, इसका मतलब ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा बेटा? मैंने कल ही बताया था थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर से, याद है? याद है? सो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, याद है? कल ही बताया था। तो इसकी जो लेंथ आ जाएगी, क्या वो लेंथ आ जाएगी आर डी थीटा? आर मैंने स्मॉल लिया था शायद, राइट? लेट मी पुट इट स्मॉल। क्या इसकी लेंथ आ जाएगी आर डी थीटा? अभी ध्यान से सुनो, बिकॉज मैंने ये बहुत छोटा लिया है, तो क्या मैं इस आर डी थीटा को एज्यूम कर सकता हूं कि दिस इज टेंजेंट टू द सर्कल? बिकॉज ये बहुत छोटा है तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ पॉइंट, और पॉइंट पे मैंने वो लाइन खींचा है, तो इज इट टेंजेंट टू द सर्कल? आपने टेंजेंट पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, आईसीएससी वाले सीबीएसई वाले दोनों ने सर्कल तो पूरा अच्छे से रगड़ दिया है। ध्यान सुनो अभी। सो ये जो आर डी थीटा आया, ध्यान सुनना, ये जो आर डी थीटा आया, अब लॉजिकली सुनना, ये आर डी थीटा आया, और ये आर डी थीटा जो मैंने ये बोला कि इट इज वेरी वेरी स्मॉल, तो दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू अ ऑलमोस्ट लाइक अ पॉइंट, इट इज वेरी स्मॉल लेंथ, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ पॉइंट। तो ये जो लेंथ है, क्या इसे हम टेंजेंट मान सकते हैं? और टेंजेंट हमेशा रेडियस के क्या होता है? टेंजेंट हमेशा रेडियस के क्या होता है? 90 डिग्री परपेंडिकुलर। वेरी गुड। इसका मतलब ये जो मैंने एक छोटा सा यहाँ पे आपके सामने ट्रायंगल रखा है, क्या ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है? तो अगर ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसका जो एरिया डीए है, क्या इसे मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट? व्हाट इज बेस? बेस इज आर, एंड व्हाट इज हाइट? हाइट इज आर डी थीटा। क्या मेरी बात समझ आई है? समझ आई है? ये डीए आया, ये डीए आया, ठीक है। सो एरिया टोटल is equal to integration of dA, which will be equal to r square by 2 into integration of d theta, and theta will vary from where to where? किस एंगल से किस एंगल तक थीटा वेरी करेगा इस सर्कल को पूरा कवर करने के लिए, पूरा एरिया कवर करने के लिए? 0 to 360 डिग्री। वेरी गुड। रेडियन में लिखेंगे हम लोग, इज इट 2 पाई? ध्यान से देख, आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 पाई माइनस 0, क्या आपको आर स्क्वायर है ये, क्या आपको आपका आंसर पाई आर स्क्वायर आता हुआ दिखाई दे रहा है? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अच्छा लगा? थोड़ा सा अच्छा लगा कि हाँ भाई कुछ तो हो सकता है। क्या बात समझ आई है? एवरीवन प्लीज, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। तो कैसे एरिया निकालते हैं, कैसे हमने एलिमेंट्स लिया एरिया निकाला, ये समझना जरूरी है। मेरी बात सुनो ध्यान से। यहाँ पे आपने कुछ चीजें समझी है
कि क्यों ये आर डी थीटा को हमने टेंजेंट माना है, बिकॉज ये बहुत छोटा है तो वहां पे वो टेंजेंट हो गया, वो जो स्ट्रेट लाइन है वो टेंजेंट हो गया, बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्मॉल। हम कोई भी लेंथ लेंगे तो वो टेंजेंट नहीं होगा। मान लो मैंने यहाँ से यहाँ ज्वाइन किया, यहाँ से यहाँ ज्वाइन किया, दिस विल नॉट बी टेंजेंट, दिस विल बी सेकेंड, दिस विल बी सेकेंड। और चॉर्ड पढ़ा है ना, कॉर्ड या चॉर्ड क्या बोलते हो, चॉर्ड या कॉर्ड क्या बोलते हो, कुछ तो बोलते हो, कैसे बोले सर, है ना, ठीक है कोई बात नहीं, ध्यान सुनना अभी। ओके, तो इट इज अ सीकेंट। सीकेंट कब होता है, जब एक्सटर्नल पॉइंट से हम एक लाइन खींचते हैं और वो सर्कल को कट करते हुए दो पॉइंट से निकलती है, सीकेंट। और इट विल बी अ कॉर्ड, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना यार, उस पे डिबेट है यार, वो कॉर्ड है या चॉर्ड है, बिकॉज बिकॉज देखो अंग्रेजी थोड़ा सा थोड़ा सा फनी इन द सेंस ये है कि आप सबने बायोलॉजी में पढ़ते हुए एक वर्ड पढ़ा होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड, राइट। अम्बिलिकल कॉर्ड आपने पढ़ा है बायोलॉजी में। तो अम्बिलिकल कॉर्ड का जो कॉर्ड का प्रोनाउंसिएशन है या सॉरी स्पेलिंग है वो CORD है, बट उसे कॉर्ड बोलते हैं। और CHORD को कॉर्ड बोलेंगे या चॉर्ड बोलेंगे, इट्स अ डिस्कशन पॉइंट। सो आई वुड लीव ऑल द इंग्लिश एक्सपर्ट्स टू गो टू अ thesaurus एंड चेक इट आउट, हाउ वुड यू प्रोनाउंस दैट, ठीक है। ओके, आइए ध्यान से देखिए, ठीक है। ओके आइए, सो ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिए। सो इट इज पाई आर स्क्वायर। तो आपको समझ में आया ये क्या हुआ क्या नहीं, ठीक है ना। अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से, ये देखो और कुछ एग्जांपल लेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि क्या करना है। सपोज मैं आपको बोला, ध्यान सुनना, मान लो मेरे पास एक ऐसा थिन प्लेट है, सर्कुलर प्लेट, और इसकी सिग्मा दी हुई है। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया एंड इट इज गिवन एज सिग्मा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ, सिग्मा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, मास पर यूनिट एरिया। एंड व्हाट इज दिस एक्स? दिस एक्स इज distance from center of the this circular area या circular disc. Distance x is the distance from the center of this circular disc, ठीक है, जिसका सिग्मा दिया हुआ है। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया। मैं डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। आपसे पूछा गया है फाइंड द टोटल मास ऑफ द सर्कुलर डिस्क, ये बोला गया है। गिवन दैट इस सर्कुलर डिस्क की टोटल रेडियस जो है वो r है। क्या आप अपनी बुद्धि लगा के इसे सॉल्व कर सकते? क्या आप अपनी बुद्धि लगा के इसे सॉल्व कर सकते हो? थिंक अबाउट इट, जस्ट अ मोमेंट। हाँ सांची बोलो, बोलो, आपने हाथ उठाया था। सब लोग ट्राई करो। गलती से सर, सॉरी, ओके नो इशू। बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्राई तो करो, बहुत मजा आएगा। अभी जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनको थोड़ा सा अजीब लगेगा, बेटा इंटीग्रेशन कैसे कर दे रहे हैं बाकी लोग, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो वो आप, अब वो आपको कवर हो ही जाएगा, आप चिंता मत करो, ठीक है। कल के सेशन से आपकी वेक्टर्स की रिवीजन शुरू हो जाएगी, तो चिंता मत कीजिए, बिल्कुल सबकी होगी, सब लोग अटेंड करेंगे। कोई ऐसा ना सोचे कि मुझे वेक्टर आता है। वेक्टर को 100% मास्टरी करने के लिए आप फिर से लेक्चर देखो, आपको और अच्छा लगेगा और अच्छे से आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी, ठीक है। टाइम
टाइम वही होगा यार, नॉर्मल क्लास का टाइमिंग 12:30 से 1:30 बजे तक की पढ़ाई होगी, उसी टाइम पे होगा, ठीक है। और जो बच्चे जो बच्चे लोग रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए मैं एक्स्ट्रा रखूंगा ताकि उनकी प्रैक्टिस में और अच्छे से करवा सकूं, ताकि उनका भी लॉस ना हो। और जो लोग रेगुलर सेशन अटेंड कर रहे हैं वो रेगुलर सेशन करेंगे, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट और पुट करना पड़ेगा ताकि वो एक्स्ट्रा लेक्चर में अगर आ जाए तो उनकी और ज्यादा रिवीजन हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करेंगे, लेकिन वो रिवीजन सेशन या एक्स्ट्रा सेशन जो होगा वो हर दिन नहीं होगा, ऑल्टरनेट या हर 2 दिन में रखेंगे, ठीक है ना। उतना भी नहीं चाहिए, डोंट वरी। अभी आपको 2 साल फिजिक्स ही पढ़नी है भाई, बहुत मेहनत करनी है, अभी से सब कुछ दम झोंक दोगे तो बाद में एग्जॉस्ट हो जाओगे। आराम से रिलैक्स। किसी का आंसर आया? नॉट कंफर्म, जस्ट ट्राइंग, ओके। अच्छा मुझे एक बात बोलो, इसमें अप्रोच क्या लगाओगे आप? अप्रोच बताओ, कोई लिखना चाहेगा अप्रोच क्या लगाएगा वो? अप्रोच, हितवर्धन, हर्ष, जसराज, जूही, केजल, लावण्या, मकरंद, मेघराज, ओम प्रकाश, प्रणीत, रोहित, सैफुद्दीन, साक्षी, सैम, एनीवन? जितने लोगों का नाम याद आया मैंने बोल दिया। समृद्धि, इंदु, ओम, आदित्य, आनंद, अंशुमान, अथर्व, सारे महान महान लोग। बोलो, अकल लगाओ, बोलो क्या अप्रोच क्या लगाओगे मुझे ये बताओ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग इट सॉल्व्ड, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द अप्रोच which you all are going to take. Approach. Gargi, you got the answer. Can you tell me what is your approach for solving this problem? Integrate r with respect to sigma x square. नहीं 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 नहीं, देख बेटा देख देख देख, नहीं 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 नहीं, सोचा नहीं तुमने। मुझे एक बात बोलो, तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें निकालना है मास ऑफ द सर्कुलर डिस्क ना। तो तुम्हें अगर मास निकालनी है सर्कुलर डिस्क की, तो ऑब्वियस सी बात है मास निकालने के लिए तुम्हें मास पर यूनिट एरिया को एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट मास। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है, converting area to circumference formula, no, it will not work that way. Listen to me. प्रॉब्लम ये हो रहा है, ध्यान सुनना, कि जैसे जैसे मैं सेंटर से दूर चलता चलूं वैसे वैसे मेरा सिग्मा का जो वैल्यू है वो चेंज होता जाएगा। सिग्मा इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल। यस और नो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। सिग्मा इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल। आर यू सीइंग इट? इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल। मतलब जैसे जैसे मेरा x चेंज होगा, मान लो मैंने r की वैल्यू r/2 रखी और r की वैल्यू 3r/4 रखी, तो ये अलग अलग r के वैल्यू पे मुझे जो सिग्मा मिलेगा वो अलग अलग मिलेगा। इसका मतलब जैसे जैसे मैं x रेडियस चेंज करता चलूं मेरा सिग्मा चेंज होता जाएगा, राइट? तो कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं ये सिग्मा का फॉर्मूला फिर कैसे यूज करूंगा टू गेट द मास। कॉन्सेप्ट सुनो, मैं क्या करूंगा, मैं सेंटर से x दूरी पे एक सर्कल लूंगा और सेंटर से x प्लस dx दूरी पे एक दूसरा सर्कल लूंगा। सुनना ध्यान से। और मैं इसके सेक्शन को जूम करके देखूंगा। तो जूम करके देखूंगा तो ये सेक्शन कुछ ऐसा नजर आएगा। ये x डिस्टेंस का रेडियस है और ये x प्लस dx रेडियस पे है और ये x रेडियस पे है। फील करना, फील करना। और सेंटर कहीं पे यहाँ पे है तो ये सेंटर से x दूरी। अब सुनना ध्यान से, क्या मैंने तुम्हें समझाया था कि x और x प्लस dx इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस का डिफरेंस है, इज इट dx एंड dx इज वेरी वेरी स्मॉल। क्या मैंने ये सिखाया था? इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच में इस रीजन पे जहां पे x और x प्लस dx के बीच में रेडियस वेरी कर रही है, ऑब्वियसली इनके बीच में भी सिग्मा जो है वो चेंज होगा। लेकिन सिग्मा चेंज जो होगा वो चेंज इतना कम होगा कि हम इस जोन में
क्या सिग्मा को कांस्टेंट मान सकते हैं? मैं जो बोल रहा हूं उसको फील करो। क्या x और x प्लस dx के बीच में, उस जोन में, आपको समझ में आ रहा है कि ये जो जोन है ये बेसिकली एक एरिया dA है जो हम ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में निकाल चुके थे। तो इस जोन के अंदर भी सिग्मा वेरी हो रहा है, लेकिन उसकी वेरिएशन इतनी कम है कि हम सिग्मा को इस जोन के अंदर कांस्टेंट मान सकते हैं। बोलो हाँ या ना। तो अगर हम सिग्मा को इस जोन के अंदर कांस्टेंट मान सकते हैं तो इस जोन का जो एरिया है dA, दैट इज 2 पाई x dx, अभी लास्ट स्लाइड में निकाला था। बोल हाँ या ना। यस। और इस जोन में जो सिग्मा है दैट इज इक्वल टू सिग्मा नॉट एक्स स्क्वायर। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं तो इसे सिग्मा नॉट एक्स प्लस dx का होल स्क्वायर लिखूंगा। लिख ले। तो अगर सिग्मा नॉट एक्स प्लस dx का होल स्क्वायर लिखूंगा, क्या मैं इस dx को x के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मान सकता हूं? ये प्रोडक्ट भी नहीं है, x के कंपैरिजन में क्या dx नेग्लिजिबल है? तो क्या ये सिग्मा नॉट एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा? क्या मेरी बात समझ में आई है? इसका मतलब ये जोन में, जिसको मैं अभी फिर से येलो से दिखा रहा हूं, ये जोन में मैं मान सकता हूं कि माय सिग्मा इज कांस्टेंट। तो अगर मेरा सिग्मा कांस्टेंट है, इसको दोबारा देखना, तिबारा देखना, 4 बार देखना, कोई गलत बात नहीं है। आप जितनी बार देखना है देखना और फिर खुद से बनाना, अपने आप को कन्विंस करना। तो ये जो छोटा सा रिंग मैंने लिया है, इस रिंग का जो छोटा सा मास dm होगा, क्या वो सिग्मा इंटू dA होगा? क्या तुम एग्री करते हो? अरे मास क्या होता है? सिग्मा इंटू एरिया होता है ना बेटा जी। तो जो dm, छोटा सा मास dm आएगा, क्या वो सिग्मा इंटू dA आएगा? और सिग्मा कितना है? सिग्मा है सिग्मा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। और dA कितना है? dA है 2 पाई x इंटू dx। क्या ये है dm? सो देयरफॉर टोटल मास अगर मुझे निकालना है, क्या मुझे इस dm को सांप के अंदर डालना पड़ेगा? तो 2 पाई सिग्मा नॉट इंटीग्रेशन x क्यूब dx। बोल x को कहां से कहां तक वेरी कराऊं? बोल बोल x को कहां से कहां तक वेरी कराऊं? बोलो बोलो कहां से कहां तक वेरी कराऊं? 0 से लेके r तक। क्या मेरी बात समझ आई है? r शायद कैपिटल R था। रिजल्ट बोलो। क्या ये आंसर है? पाई सिग्मा नॉट r4/2, ये आपका आंसर है। क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आई है एवरीवन? अब मैं आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन सुनना, मैं करूंगा नहीं, मैं तुमको सोचने के लिए बोल रहा हूँ। क्या मुझे यहाँ पे कोई सोच के बताएगा? यू कैन व्हाट्सएप मी योर लॉजिक। यहाँ पे मैंने जो एलिमेंट लिया है वो रिंग लिया है। क्यों मैंने यहाँ पे एलिमेंट ये ट्रायंगल नहीं लिया? व्हाई आई डिड नॉट चूज माय एलिमेंट एज ट्रायंगल and why I chose my element as a circle in this particular case? Can anybody explain that to me? Think about it. Think about it. नहीं आयुष नहीं, that is not the thing. उससे भी तो तुम मास निकाल सकते थे ना। वो ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, उसके साथ सिग्मा मल्टीप्लाई कर दो, राइट? लेकिन क्यों तुमने नहीं लिया? सोचो it's a good question. Think about it. Because in this case sigma was changing. Yes, sigma was changing, so we took an element like circle. Why not that triangle? That is the question. Sigma is changing, that is the given. That should not be the answer. Think about it. It's a very good question that I'm asking you. हो सकता है कि आपको जवाब अभी ना मिले, आप सोचते रहो, आपको जवाब मिलेगा। और यही सोचना आपको हेल्प करेगा एक्चुअल फिजिक्स के कोर्स में। अंडरस्टैंड दिस। क्या बात समझ में आई है?
सो ऐसे आप इसका टोटल मास निकाल पाए, ठीक है, ऐसे आपने इसका टोटल मास निकाला। तो ऐसे बहुत से केसेस आएंगे फिजिक्स में जहां पे आपको वेरिएबल चीजों के साथ डील करनी पड़ेगी, और वेरिएबल चीजों के साथ डील करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे सिग्मा वेरिएबल था और आपको टोटल मास निकालने के लिए बोला, तो आप डायरेक्टली, अच्छा मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमको समझ में आ जाएगा, देखो मान लो मैं बोलता है कि यार इसका रेडियस आर है और मुझे इसका मास निकालना है, और इसकी जो सिग्मा है, सपोज इट इज गिवन एज सिग्मा नॉट, जब मैं इसकी सिग्मा मास पर यूनिट एरिया सिग्मा नॉट बोल रहा हूँ, इसका मतलब सिग्मा नॉट है, मतलब इसके तो वेरिएशन कुछ है ही नहीं, ये कांस्टेंट है। तो मुझे अगर इसका मास निकालने के लिए कोई बोलता, मैं क्या करता, डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा नॉट कर देता। लॉजिकल, क्योंकि क्योंकि हर जगह पे मास इसका जो मास पर यूनिट एरिया है वो कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली मुझे पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा नॉट करके मुझे आंसर मिल जाता अपना। आपको समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे वो क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे इसलिए नहीं हुआ बिकॉज सिग्मा वेरिएबल था। आप जैसे जैसे रेडियस चेंज करते जाओगे आपकी सिग्मा चेंज होती जा रही है, तो आपको दिख रहा है कि देयर इज अ वेरिएशन इन्वॉल्व, और अब मुझे टोटल मास निकालना है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना फिर जोड़ना, जो मैंने आपको इंटीग्रेशन का आज बेसिक सिखाया था। इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू फिजिसिस्ट इज व्हाट, पहले तोड़ो फिर जोड़ो, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ो, उन छोटे छोटे पार्ट्स का एरिया निकालो और सब एरियाज को जोड़ दो। मैथमेटिशियन ने उसी को सिंप्लीफाई करके, फिजिसिस्ट ने ये बोला, मैथमेटिशियन ने बोला इतना सब मत कर भाई, इंटीग्रेशन कर दे। क्या बात समझ आई है? क्या बात समझ आई है? क्या क्लैरिटी है? 100%? कोई दिक्कत नहीं? गुड गुड, चलो चलो चलो, ठीक है, इसका आपको समझ में आ गया? ध्यान से देखो अभी। और क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से। आपको पता है कि यू नो सपोज मैंने आपको, सपोज ध्यान सुनना, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेट्स सी इफ यू कैन डू दिस। सपोज दिस इज अ स्फीयर एंड दिस इज अ सॉलिड स्फीयर, दिस इज सॉलिड स्फीयर, और इस सॉलिड स्फीयर की जो डेंसिटी है, इट्स गिवन दैट इट इज कांस्टेंट। सपोज पहले बेसिक समझाता हूँ, डेंसिटी कांस्टेंट, इस स्फीयर का जो रेडियस है वो आर है, तो इसका मास चाहिए, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ दिस स्फीयर। टोटल मास ऑफ दिस स्फीयर क्या हो जाएगा? डेंसिटी कांस्टेंट है, क्या आप इसकी टोटल वॉल्यूम निकालोगे, विच विल बी 4/3 पाई आर क्यूब इनटू, क्या आपको याद है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। आपको ये फॉर्मूला याद है फिजिक्स का? तो क्या मास जो होगा, क्या वो हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी? एवरीवन, बिकॉज डेंसिटी कांस्टेंट है, तो आप इसका टोटल वॉल्यूम ले लो 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, उसके साथ आप डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दो, क्या आपको आपका आंसर मिल जाएगा? क्या आपको आपका आंसर मिल जाएगा? कोई खास बात नहीं है सर, आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। खास बात और इंटीग्रेशन का अप्रोच तब आएगा, कब आएगा कोई बता सकता है? खास बात कब होगी? यही सवाल, खास कब बन जाएगी? अभी तो आम है, कब खास बनेगी? Yes, there you are, bang on, you are bang on into the target, very good। जब जो डेंसिटी है, सपोज मैंने डेंसिटी को लिखा, डेंसिटी इज इक्वल टू रो नॉट एक्स, सपोज मैंने डेंसिटी ये बोला, मान ले मैंने डेंसिटी बोला रो इज इक्वल टू रो नॉट एक्स, अब बता इस स्फीयर का मास कितना है? क्या करेगा बोल, क्या करेगा? कैसे एलिमेंट सिलेक्ट करेगा, मुझे सोच के बताओ, कैसे एलिमेंट सिलेक्ट करोगे, सोच के बताओ। कैसे एलिमेंट सिलेक्ट करोगे, सोच के बताओ। इट्स अ गुड क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। एलिमेंट कैसे सिलेक्ट करोगे? जैसे सर, जैसे डिस्क का मास निकालने के लिए कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, ब्रिलियंट, वेरी गुड सैम, वेरी गुड, बैंग ऑन मैन, ग्रेट, वेरी गुड। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, वेरी गुड। क्या तुम अपनी अक्ल लगा के मुझे बता सकते हो उस कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, एक स्फीयर लो एक्स रेडियस पे और दूसरा स्फीयर लो एक्स प्लस dx रेडियस पे, और क्या इन दोनों स्फीयर के बीच में, ध्यान सुनना, बहुत अच्छा सवाल था ये, वेरी गुड यार, मींस आई एम रियली हैप्पी कि यू गाइस कैन थिंक इन दैट डायरेक्शन एज वेल, वेरी गुड, वेरी गुड। ये देख,
ठीक है, क्या तेरे को ये बात समझ में आ रही है सबको एवरीवन? क्या इसके अंदर मटेरियल है? अरे मास है तो मटेरियल होगा ना भाई, तभी तो मास है। इसके अंदर मटेरियल है। अब इसके अंदर जो मटेरियल है उसका मुझे मास निकालना है, तो इसके अंदर के मटेरियल का मास चाहिए मुझे। तो इसके अंदर के मटेरियल का मास जो होगा उसको मैं डीएम बोलूंगा, बिकॉज ये बहुत छोटा है। विल इट बी इक्वल टू वॉल्यूम, जो कि इस एक्स रेडियस के स्फीयर और x प्लस डी एक्स रेडियस के स्फीयर के बीच का जो वॉल्यूम है उसको मैं लिख रहा हूं dv इंटू डेंसिटी। क्या डेंसिटी को मैं लिखूंगा रो नॉट एक्स। क्या ये मुझे दे देगा उस रीजन में कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का कितना मास है। तो टोटल मास निकालने के लिए क्या मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहाँ पे कोई ऐसा होनहार है जो मुझे बताएगा कि इस dv की वैल्यू कितनी आ रही है? फिर से मेंसुरेशन का अप्रोच लगाओ और अप्रोक्सीमेशन करके मुझे बताओ। आई वांट टू सी इट एवरीवन फास्ट। जितना मैंने अभी कराया है यही सब एग्जांपल्स को एक दो बार सोचो, आपको क्लैरिटी आ जाएगी, कोई खास बात नहीं है। आपके लिए एक होमवर्क दूंगा, आप कोन का वॉल्यूम निकाल के मुझे बताना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सबको पता है ना, कोन का वॉल्यूम, उसको आप इंटीग्रेशन के अप्रोच से करके निकालना। मैं होमवर्क दे रहा हूं आप, ठीक है? चलो ये देखो, ये डीवी। अच्छा एक सेकेंड, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, क्या ये सबको समझ में आया? एवरीवन समझ में आया क्या? अब सुन, अब सुन, देख देख, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। तो ये जो डीवी है, ये डीवी मैं कैसे निकालूं? जैसे मैंने डीए निकाला था, एरिया आउटर माइनस एरिया इनसाइड, एरिया इनर। क्या डीवी हो जाएगा वॉल्यूम आउटर माइनस वॉल्यूम इनर। वॉल्यूम आउटर 4/3 पाई एक्स प्लस डी एक्स का होल क्यूब माइनस 4/3 पाई एक्स क्यूब। क्या मैंने सही किया है? अभी तुम्हें ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आता है, यस और नो? अभी देख, यहाँ पे बच्चे का कंफ्यूजन क्या होता है। बच्चा बोलता है कि सर x के सामने x के सामने तो dx बहुत छोटा है, तो x प्लस dx को मैं x लिख दूं। अगर कभी गलती से बच्चा वैसा कर देता है ना, तो वो सन्नाटे में पहुंच जाता है। कोई बताएगा क्यों? क्योंकि वो देखता है कि बेटा 4/3 पाई आर क्यूब और 4/3 पाई क्यूब कट के 0 हो गया। ऐसा कभी भी गलती मत करना। क्या बात समझ में आ रही है? फिर तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो वही रुक जाओगे। तुम्हें इस चीज को पूरा एक्सपैंड करना पड़ेगा। यू नो द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल क्यूब, यू नो द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल क्यूब। बहुत से लोगों को याद ही नहीं है फॉर्मूला भाई। चलो अप्लाई करो, x प्लस डी एक्स का होल क्यूब अप्लाई करो। क्या ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ध्यान से देखिए, इट इज x क्यूब प्लस डी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स प्लस 3x dx का होल स्क्वायर। क्या dx के हायर पावर्स को मैं एलिमिनेट कर दूं तो dx क्यूब 0 और 3x dx स्क्वायर 0, दोनों 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास बचा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर dx। तो 4/3 पाई कॉमन निकाल लो, x प्लस dx का होल क्यूब आया x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर dx माइनस x क्यूब कट गया। मैं फाइनली इसका सब सॉल्व कर रहा हूं, which will give you 4/3 पाई इंटू 3x स्क्वायर dx। 3 मर गया, रिजल्ट आया 4 पाई x स्क्वायर dx। याद रखने का सिंपल तरीका, 4 पाई x स्क्वायर इज व्हाट? इज इट द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर? सरफेस एरिया ऑफ द एक्स रेडियस वाले स्फीयर के साथ dx मल्टीप्लाई कर दो तो वो वॉल्यूम दे देगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक आप ये पूरा समझने के बाद याद रखोगे तो आपको पूरी क्लैरिटी आएगी। क्या बात समझ में आई है? सरफेस एरिया के साथ dx मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बट ये आप पूरा करने के बाद समझ जाओगे तो आपको याद रहेगा जिंदगी भर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 4 पाई एक्स स्क्वायर dx इज dv। तो मेरा जो dm आएगा, अब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा वापस, dm विल बी
4 pi x square dx into rho naught x, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर रो नॉट बाहर निकाल लो, एक्स क्यूब dx, क्या इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा एक्स की वैल्यू 0 से लेके कैपिटल आर तक, क्या मुझे टोटल मास मिल जाएगा? क्या मेरी बात समझ आएगी? मैं सॉल्व नहीं करूंगा, तुम बताओ तुम्हें समझ आया कि समझ आया? थोड़ा अच्छा लगा? अब होमवर्क ले लो, एक सवाल होमवर्क ले लो। होमवर्क वाला प्रॉब्लम क्या है सुनना, होमवर्क प्रॉब्लम एवरीबडी शुड ट्राई इट। आपको मैं कोन दे रहा हूं, कोन, कोन का रेडियस r है, कोन का हाइट h है, आपको मुझे इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला बताना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। सॉलिड कोन है, वॉल्यूम का फॉर्मूला, सॉलिड कोन है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला चाहिए, ठीक है? ये आपको करना है, ठीक है गाइस? तो टुमारो वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट reteach sessions of vectors. Please tell your friends, those who have missed out, this is a golden chance for them to get a recoup and to do physics well. Convey karo and bring them to the board. ठीक है? चलो